नमस्कार और दुआ सलाम। नमस्कार इसलिए इस बार और भी मतलब हम लोग आपस में तो करते ही रहते हैं, लेकिन इस समय की जो हालात है उसमें लगता है कि एक दूसरे के प्रति संवेदना, एक दूसरे के प्रति दया, एक दूसरे के प्रति समर्पण का जो जज्बा है वो शायद आज जरूरत से ज्यादा मांग रहा है हमसे। और समर्पण अगर देश में इस समय सबसे ज्यादा इस हालात में कोई कर रहा है वो मेडिकल फ्रेटर्निटी, उससे जुड़े हुए लोग, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, वहां काम करने वाले लोग, पुलिस वाले, और बाद में कहीं जाके अखबार वाले भी मान लेते हैं उसको। आज जिस समर्पण से वो काम कर रहे हैं, इस महामारी के दौर में जिस तरीके से लगे हुए वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन कई बार वो लोगों को बचा नहीं पाते हैं, कई बार वो लोगों को खुशी खुशी वापस नहीं भेज पाते हैं, और कईयों की सांसें तो बीच पे ही उड़ जाती है। जिंदगी में पहली बार शायद सांसें उड़ने का क्रम हम देख रहे हैं। मेडिकल साइंस भी अभी तक बहुत नहीं बता सकी है, कहने को कह सकते हैं आपकी फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, मर कम लोग रहे हैं, लेकिन शमशान घाट, कब्रिस्तान में लाशें और बाकी जो हालात हैं, अपनों की होती मौत आपको डरा रही है, परेशान करती है। लेकिन ये वक्त सचमुच डरने का नहीं है, ये वक्त सचमुच भागने का नहीं है, ये वक्त सचमुच एक जूझने का है। और किसी ने कहा है कि आप अपनी शक्ति 10% और बढ़ाइए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति 10% बढ़ाइए, अपनी शारीरिक शक्ति 10% बढ़ाइए, अपना मनोबल 10% बढ़ाइए। लड़ना आपको है। और इस लड़ाई में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेडिकल फ्रेटर्निटी बहुत आगे है, वो बात दूसरी है कि कुछ लोग से हमारी नाराजगी हो सकती है, कुछ उनके हाथ बंधे हो, लेकिन फिर भी कर वही रहे हैं। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। कोरोना के इस भयावह वर्तमान दौर में हमें, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रोत्साहित करते रहे हैं डॉक्टर जुगल किशोर। आप सफदरजंग अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के निदेशक हैं, प्रोफेसर हैं। दुनिया भर में आपकी प्रतिष्ठा है, और आप ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वही है कि कैसे, क्योंकि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बात करते रहे, हम लोग बहुत दिनों से बताते रहे, लेकिन आप कैसे सोचते हैं कि इस स्थिति में जब हम आंकड़ों पर ना जाए तो कैसे लोग, आम आदमियों से कैसे निपटे? सबसे पहले सभी को नमस्कार। आपने दोबारा से मुझे याद किया, और इस माध्यम से, आपके माध्यम से मैं लोगों को मैसेज अगर कुछ दे पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हमारा ये काम होता है कि हम जो हमारी जो लोग हैं उनको हम जन स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। आप ने जितना कहा कि जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है, लेकिन हम सदियों से इस तरह की महामारी को देखते आए हैं, और मानव उससे उभरता आया है, उससे नई सीख लेता आया है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमें फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें नए रास्ते खुलेंगे, नए रास्ते हम देख लेंगे। और पिछले अगर 1 साल में हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें भारत में हुई या पूरे वर्ल्ड के अंदर नई नई चीज़ें ईजाद हुई, नए रास्ते खुले। जब पूरे समाज को एकदम घरों में बंद कर दिया था, अगर आप ये देखें कि अगर यही हाल
100 साल पहले होता तो कितना बुरा हाल होता कि लोग घरों में बंद हैं और आप बात नहीं कर पा रहे। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है, आप घर के अंदर होते हुए भी लोगों से बात कर पा रहे हैं। आपके पास में एक ऐसा माध्यम है, हमारे पास में लैपटॉप है, टीवी है, साधन है, हर तरह के साधन है। आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के बारे में पूछ सकते हैं, पूरी सूचना आपको मिल रही है। जो पहले हम घर घर जाकर सूचना दिया करते थे, आज वो पॉसिबल है कि हम दूर से ही दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं, लेकिन उसके साथ में एक नए चैलेंज भी आए हैं। जब नई इंफॉर्मेशन होती है तो वो बहुत हद तक जितना वो फ़ायदा करती है उसमें नुकसान भी कर देती है। और यही मैं देख पा रहा हूँ कि आज के वक्त में हमारा जो कॉमन आदमी है वो बहुत घबरा गया है, और वो जो पैनिक की कंडीशन जो क्रिएट हुई है उसकी वजह से मैं ये मानता हूँ कि जो लोगों को डर लग रहा है, या फिर कहना चाहिए कि इतनी मौतें हो रही हैं। अब आप मौतें जो हो रही हैं उसको दिखा के कह सकते हैं कि ये भयानक स्थिति है, लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि उसमें से हो सकता है कि सिर्फ 10 और 20% ही मौतें आपकी कोरोना से हो, रेस्ट ऑफ द जो मौतें हैं वो आपके डर से है। और मैं ये पहले से कहता आया हूँ कि डर हमें मार रहा है, हमारे को खा रहा है, और उस डर को निकालना बहुत जरूरी है, आज के वक्त में बहुत जरूरी है। तो अगर इस माध्यम से हम लोगों को ये कह पाएँ कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, हम इससे उभर आएंगे और हम इसको जीत लेंगे, तो वही एक जरूरी काम है जो आपको करना है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम इस जंग को भी जीत लेंगे, लेकिन इस जंग को जीतने के जो तरीके होते हैं, जो जंग जब आप लड़ते हैं, जो साजो सामान की आपको जरूरत होती है, जो मनोवैज्ञानिक तौर पे और सिस्टम में जो साजो सामान की जरूरत होती है, क्या हमें पिछले साल जब ये जंग की शुरुआत हुई थी कोरोना की और अब में क्या अंतर लगता है, और क्या हम उससे सीख पाए, और सीखे तो हमने क्या हम कर पाए? अगर हम मेडिकल साइंस की तरफ से कहें तो मैं उस पे बोलना चाहूँगा, जो नॉन मेडिकल साइंस या सोशल इश्यूज हैं या पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन पे कुछ कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आईसीएमआर ने बड़ी क्लियरली दोनों फेज को, जो 2020 और 2021 का जो बिगनिंग है अभी तक अप्रैल तक का, इन दोनों पीक को कंपेयर किया और ये देखा कि जो उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट था जिनको कोरोना उस वक्त में हुआ था और इस वक्त में जो हो रहा है, तो जो जेंडर इशू है या जो कह रहे हैं कि इस बार बहुत यंग लोग मर रहे हैं, तो उनमें काफ़ी डिफरेंस नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि पिछले साल जिन लोगों को, जिस तरह के लोगों को हो रहा था वो इस वक्त भी उसी तरह से है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क ये है कि ज़्यादा नंबर में हो रहा है। पहले लोग घबरा गए थे और वो छुप गए थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घरों में छुप गए थे, पर्टिकुलरली जो ओल्ड पेशेंट थे या ओल्ड पॉपुलेशन थी, यंग जो पॉपुलेशन थी, जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजेस वो बिल्कुल हमारे घरों के अंदर थे, वो बच गए लोग। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगता है और उसका एक ही तरीका, जब तक आप संपर्क में नहीं आएंगे तब तक ये इन्फेक्शन फैल नहीं सकता। जब आप संपर्क में आए तो होगा। संपर्क में आपका संपर्क कई गुना बढ़ गया। अगर हम अपने नवंबर दिसंबर में जब इसके केस बहुत तेजी से गिर रहे थे, तो हमने देखा कि हमारा जो जनसंपर्क है वो कई गुना बढ़ गया और उसमें आपकी शादियां शुरू हो गई। जो पिछले एक साल से शादियां नहीं हुई थी, सब लोगों ने शादियां करना शुरू कर दिया। आपकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी उनके इलेक्शंस वगैरह वो शुरू हो गए। साथ में आपका जो काम धंधा बंद हो गया था, आपने दोबारा से शुरू किया। जो लोग गाँव में चले गए थे वो वापिस आए, वो अपना काम धंधा शुरू कर दिया। आपके स्कूल कुछ जगह पर खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, तो बहुत तेजी से जो आपस में लोग मिले, उससे हमारा ये जो
पीक है वो बहुत तेजी से बढ़ा। पॉपुलेशन हमारी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, तो नंबर ऑफ केसेस तो सबसे ज्यादा होंगे ही। अगर हम चाइना को छोड़ दें, चाइना में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम, पूरे वर्ल्ड को नहीं पता। लेकिन इंडिया नंबर 2 पॉपुलेशन में है, और अगर संपर्क लोगों का होगा, इन्फेक्टेड लोग 10 लोगों से मिलेंगे तो 10 में इन्फेक्शन होगा। ये नया वायरस है, सभी को इन्फेक्ट करने वाला है। तो फर्क यही रहा कि इस वक्त में जो बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैला, उसका रीजन एक ये है। दूसरा, म्यूटेशन, जैसे वेरिएंट और म्यूटेशन की बात हमने की थी लास्ट टाइम, उसमें आपको ये बता दूं कि हर जीव अपना, जब इस पृथ्वी पर अपने आप को सरवाइव करने के लिए कोशिश करता है, तो अपने अंदर चेंज लाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग भी है कि हर जगह पर वो अपनी निक बनाता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है कि मैं कैसे सरवाइव करूं। हमारे लोग बहुत ठंडी जगह में भी हैं, बहुत गर्म जगह में भी, अपने आप को उन्होंने एडजस्ट कर लिया। उसी तरह से वायरस भी कोशिश करता है कि हर पॉपुलेशन के अंदर जाके वो अपने आप को एडजस्ट करे और वो अपने आप को फिट करे। और वही हुआ कि उसने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आप को मॉडिफाई किया है। उस मॉडिफिकेशन को हम वेरिएंट कहते हैं या म्यूटेशन कहते हैं, और उसने बहुत तेजी से अपने आप को फैलाना शुरू किया। और वही रीजन हुआ कि लोग बहुत मिल रहे हैं, इन्फेक्शन थोड़ा सा और एक्टिव हो गया, तो हमारा पीक बहुत बढ़ गया। अच्छी बात यह है कि अभी भी ये 99% लोग इसमें माइल्ड केसेस होते हैं, सिर्फ 1% है जो क्रिटिकल होते हैं। जो हमारे 99% लोग हैं, वो लोग अगर माइल्ड तरीके से ट्रीटमेंट लें, या कहना चाहिए तरीके से ठीक से लें, तो हम उनको मैनेज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो गया कि वो जो 99% है उसमें से आधे लोग घबरा गए, और उस घबराने का तरीका का कारण भी हमें मालूम है कि एक मिसट्रस्ट, एक पैनिक जो क्रिएट हुआ है पूरे हमारे इसमें के हॉस्पिटल को लेकर, या डॉक्टर्स के उसको लेकर, या फिर वैक्सीन को लेकर। एक जो ट्रस्ट हुआ था कि हमारे पास में दवा नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास में कम से कम वैक्सीन तो है। तो जनवरी में जब वैक्सीन आया तो सारे लोगों के अंदर ये खुशी थी कि भाई वैक्सीन है तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, तो वो डरे नहीं। अब वैक्सीन से क्या हुआ कि वैक्सीन जिसने लगवाया है उसको भी इन्फेक्शन हो रहा है। अब हम बार बार ये कह रहे थे कि भाई वैक्सीन जिसने लिया है उसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने हैं, आपको सावधान रहना है, आपको मास्क लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है। तो अगर आप चाहें तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि 99% लोग ठीक हो जाएंगे। आप घर पे ही ठीक हो सकते हैं। आपको कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें हमें जरूरत है कि हम डॉक्टर्स की सलाह से हम अपने आप को, जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, उनको सिर्फ हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े। जी सर। आपने कहा कि साहब 99% लोग ठीक हो सकते हैं। सवाल होगा तो कैसे हो सकते हैं। दूसरा ये कि जब हमारे पास पिछला साल था तो पीपी किट नहीं थे, मास्क नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, वैक्सीन नहीं थी। ये चारों चीजें हमने ऐसी हासिल की कि हम एक विश्व गुरु की तरीके से हमने फिर उसको दूसरे देशों को दिया। और आज ऐसी स्थिति है कि हम बिल्कुल हैरान परेशान हैं। वो भी तब जब आप कह रहे हैं कि 1% लोग की ऐसी स्थिति है, लेकिन अगर वो 99% भी, मतलब अगर उसका 10 कुछ भी % और बढ़ जाए तब क्या हालत होगी। अभी जब ये कोहराम नजर आ रहा है तो बाद में कैसे ये होगा, या कैसे निपटे, कैसे, क्या सिर्फ समझने समझाने की बात है? लोग करें तो क्या करें? अभी 99% लोग करें क्या? जिसको आप कह रहे हैं कि 99% लोग हैं, तो वो क्या करें? 1% के लिए हॉस्पिटल है, चलो समझ में आ गया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चरली कितने हम रिच हुए नहीं हुए, ये एक बड़ा सवाल है, और ये एक एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है जिससे आपका कोई बहुत वो नहीं होगा। लेकिन 99% कैसे उससे बचे,
और कैसे जो सुविधाएं हैं उनका फायदा उठाते हुए ये अपने सामान्य जीवन थोड़ा सा भी सामान्य हो जाए आपकी वजह से तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए सर, जब किसी व्यक्ति को खांसी होती है, हल्की सी खराश है गले में, तो उसके लिए आपको भागना नहीं है हॉस्पिटल के भाई मुझे टेस्ट कराना है। प्रॉब्लम यही हुआ, थोड़ा सा खराश हुआ, पड़ोस में किसी को अगर कोविड है, आप उसके संपर्क में आए और तुरंत आपको खराश हुई, तुरंत आप हॉस्पिटल गए, वहां पर एक भीड़ लग गई। अब इतना ओवरलोडेड है हमारा, क्योंकि आप पहले एक टेस्ट करा रहे हैं, उसके बाद में 6 दिन बाद या 7 दिन बाद में जब आपको कुछ नहीं है तो आप फिर टेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि मैं कोविड हुई नहीं। तो वो जो डर हो गया है ना, उसकी वजह से बार बार हम टेस्ट करा रहे हैं, तो लोड हमारा उस पर बढ़ रहा है, जबकि इतनी जरूरत नहीं है। अगर आपको हल्की खांसी जुकाम है, जो कि सदियों से अगर आप देखें तो हमारे को साल में 2 या 3 बार होता है, हर व्यक्ति को होता है और वो ठीक हो जाता है। घरेलू नुस्खे होते हैं वो आपको करने होते हैं, या फिर अगर आपको सच में ही बुखार हुआ है, बुखार इंडिकेट करता है कि आपको जो पायरोजेंस हैं बॉडी के अंदर निकले हैं, आपके रिएक्शन हुआ है किसी वायरस या बैक्टीरिया से, तो आपको सिंपल या तो इतना 100 डिग्री से अगर वो कम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम है, तो आपको कोई एंटीबायोटिक किसी भी तरह की चीज, इवन पैरास्टामोल लेने की जरूरत नहीं है। अगर 100 से ऊपर आता है तो आपको पैरास्टामोल एक बहुत ही सेफ ड्रग है, जो कि आप उसको सेवन कर सकते हैं, उससे आपका नीचे आ सकता है, लेकिन उसका डोज आप ध्यान रहे कि अच्छे से लें, जो प्रिस्क्राइब डोज है उसी के आधार पर पैरास्टामोल लें। और अगर आपका उससे ज्यादा अगर फीवर होता है तो एक तरीका ये भी है कि आप ठंडी पट्टी रख सकते हैं, आप अपने आप को नहा सकते हैं ठंडे पानी से या हल्के गुनगुने पानी से, तो हमारे को ड्रग लेने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको मान लो पूरे शरीर में दर्द है तो पैरास्टामोल उसके लिए भी काम आता है। तो आपको क्या चाहिए, खांसी है, हल्की खांसी है, खराश है, तो आपको कोई भी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं जो आप एक डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, इसी से मैनेज हो जाएगा। आपको गरारे करने हैं, आपको भाप लेनी है। अगर आपके नॉस्ट्रल्स थोड़े से कंजेस्टेड है, ये गले में थोड़ा खराश है, तो आपको भाप लेने से, गर्म भाप लेने से बहुत फायदा होता है। तो ये है कि जो ये मैं बता रहा हूं कि 99% इतने लोगों को हो सकता है। जैसे आपको थोड़ा ये खांसी जुकाम हुआ, आप गए, आपने कोविड टेस्ट कराया, कोविड पॉजिटिव आया तो घबरा गए, शुरू हो गया दिमाग में कि अब पता नहीं क्या होगा, मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, मेरा लंग इन्वॉल्व हो सकता है। अब वो क्या है, बार बार किसी को फोन कर रहा है इधर उधर, तो परेशान होने पर उसके सांस में तकलीफ शुरू हो जाती है। आप हमेशा देखना कि जब आपको डर होगा तो चेस्ट कंजेस्टेड हो जाती है, चेस्ट में ऐसे लगता है हैवीनेस, तो आप जोर जोर से सांस लेते हैं अपने आप ही, तो वो अपने आप ही बीमार पड़ता है। और यही प्रॉब्लम है कि वो जो माइल्ड केस है वो मॉडरेट और सीवियर की तरफ चला जाता है। आपने मास्क लगाया हुआ है, मास्क में आप सांस नहीं ले पा रहे हैं और 2-3 लगा दिया है, तो कहने का मतलब ये है कि जो माइल्ड केस है उसको बड़े आराम से 3 या 4 मैक्सिमम 5 दिन में ठीक हो जाता है। आप घर पे ही ठीक हो सकते हैं। अगर आपको ध्यान देना है तो सिर्फ उस कंडीशन में कि अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन आपको कंटिन्यूस है, फीवर आपको कंटिन्यूस हो रहा है, या आप ऐसी दवाओं पर हैं जो कि आपको इन्फेक्शन फैला सकती है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, उस पर हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह में ध्यान रखें। अपना ऑक्सीजन लेवल कराते रहें। बहुत अच्छा हमारे लोगों के पास में अब अवेलेबल है, पल्स ऑक्सीमीटर है, उससे पता चल जाता है कि आपको ऑक्सीजन कितनी है आपकी। अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, फीवर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। और हॉस्पिटल जाएंगे आप तो वहां पर प्रोटोकॉल है, आप माइल्ड रखेंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन देना होता है और कुछ नहीं देना होता। और बड़े मजे की बात कि आप क्रिटिकल भी हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल जैसे 90 से नीचे है तो आपको फिर भी ऑक्सीजन देना है और कुछ नहीं करना है। तो जो ये लोगों के अंदर लगी हुई है एंटीवायरल ड्रग्स लेने के लिए दौड़ रहे हैं लोग और परेशान है काफी,
इस वजह से कि आपका एंटीवायरल ड्रग जैसे रेमडेसिविर है या फ्लू करके टैबलेट है, लोग उसको ले रहे हैं। एंटीवायरल ड्रग जब लेता है इंसान बिना किसी उसके, हमारे खुद के सेल अंदर डेड होते हैं, उनके अंदर क्षति होती है, जो नॉर्मल सेल है उनके अंदर भी प्रॉब्लम आती है, तो आप खुद वीक फील करेंगे। आप अगर फालतू में कोई भी एंटीवायरल ड्रग लेंगे जिसका कोई इफेक्ट नहीं है तो आपको और नुकसान होगा। तो इन दवाओं को ऑलरेडी आईसीएमआर और एम्स मिलकर एक प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया है, वो सर्कुलेट है, बताया हुआ कि इन दवाओं से कोई फायदा नहीं होता, आपको देने का कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। प्लाज्मा के लिए आप ब्लड, मतलब कि लोगों को ढूंढ रहे हैं उनका ब्लड लेने के लिए, प्लाज्मा थेरेपी इज ऑलरेडी प्रूवन दैट दिस इज नॉट यूजफुल, तो ना हमारे पास में एंटीवायरल ड्रग है, ना हमारे पास में कोई प्लाज्मा थेरेपी है। आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड प्रोटोकॉल है हमारा ऑक्सीजन से, उससे ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी हम उनको ओवरलोड करते हैं एंटीवायरल ड्रग इन सारी चीजों से, तो प्रॉब्लम ये आ रही है। अब जिस व्यक्ति को बेड चाहिए उसकी जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति पड़ा हुआ है जो सिर्फ घबराया हुआ है, तो आपने वेस्ट किया ना हमारा बेड। ज्यादातर यही हो रहा है, जिनके पास में पैसे हैं, थोड़ा बहुत उसका ऑक्सीजन फ्लैक्चुएट करता है, वो तुरंत जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, तो हमारे प्राइवेट बेड्स ऐसे कवर हो गए। तो मैंने बहुत जगह पर देखा है, मैं पुणे गया, पुणे में मैंने ये देखा कि जिन लोगों के पास में पैसा है वो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड ले लेते हैं। आज ये हो गया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स खत्म हुए, इसीलिए हुए हैं, लोगों ने घरों में अपने लगा लिए, घरों में ला के रख लिए, एक एक सिलेंडर, दो सिलेंडर रख लिए कि मेरे को जरूरत ना पड़ जाए। ये देश इसलिए परेशान है, ये जो हमारे को साधनों की कमी नहीं है, जैसा आपने बताया कि अगर आपकी नीयत ठीक है तो आपके पास में पीपी किट हमारे को इतने अच्छे हो गए कि हम सप्लाई करें बाहर, तो हमारे पास पीपी किट हो गए, हमारे पास में मास्क हो गए, हमारे पास में हर तरह की चीजें, जो वेंटिलेटर नहीं थे वो वेंटिलेटर हमने क्रिएट कर, जैसे आपने बताया, सारी चीजें अवेलेबल हो गई। ऑक्सीजन ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम प्रोक्योर ना कर पाए या उसको बना ना पाए या ये सफिशिएंट नहीं है। लेकिन जब होर्डिंग शुरू हो जाए तो क्या करोगे आप? जब लोग अपने घरों में दुबका के उसको छुपा के रखना शुरू कर दें तो क्या करेंगे? डॉक्टर उसको कहां से लाएगा? घरों में जाके तो वो नहीं छुएगा ना। लेकिन घरों की बात है, हॉस्पिटल्स को जब ऑक्सीजन नहीं है, असली खेला मारा मारी तो ऑक्सीजन को लेकर के हो रही है। हॉस्पिटल त्राही मचा रहे हैं कि था 2 घंटे का है, 4 घंटे का है, 6 घंटे का है, SOS हो रही है जारी। और जो क्या ये हम महीना भर पहले नहीं देख सकते थे कि हम इतनी हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी? हॉस्पिटल्स महीने भर पहले ये नहीं समझ सकते थे कि हमें मरीज अगर हमारे पास ज्यादा आएंगे तो इसकी मैं हॉस्पिटल्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल्स अपने लेवल पर रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते थे या बढ़ा सकते थे या कर सकते थे कि हमें 1 महीने में ये स्थिति होने जा रही है। पुणे में, महाराष्ट्र में हमारे सामने उदाहरण था आपका, तो वो हॉस्पिटल, सरकारी गैर सरकारी बड़े अस्पताल तो कम से कम ये कर ही सकते थे कि डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट ना लेते और एक आगे बढ़ करके महीने भर, 1.5 महीने का हिसाब किताब अपने सामने रखते और सोच के आगे बढ़ाते चीजों को। ये क्राइसिस का टाइम है और पेंडेमिक का टाइम है, ये डिजास्टर के रूप में है, तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते हैं। तो मैं इस पे ज़्यादा बड़ी टिप्पणी ना करके ये कहूँगा कि देखो, हॉस्पिटल भी एक सिस्टम है और यह हेल्थ सिस्टम है, उसके लिए हमेशा हमें मैनेजर्स चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स चाहिए होते हैं। यू विल नॉट बिलीव, आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे ज़्यादातर 90% ऑफ द हॉस्पिटल इन मैनेजर्स के द्वारा नहीं चलते हैं। जो लोग सिर्फ जो प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट, उसके प्रोफेशनल्स अगर काम करेंगे तो वो अच्छे से मैनेज करेगा, एज कंपेयर टू कि जो लोग सिर्फ डॉक्टर बन गए और वो अपना चला लिया, या फिर आज तो जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उनको प्रॉफिट ओरिएंटेड है, उनको ये सारी चीजें नहीं चाहिए होती हैं। कहने का मतलब ये कि जो हमारा ये सिस्टम है ना सर, ये सिस्टम प्रोफेशनल के द्वारा नहीं चलाया जाता। अगर हम उन प्रोफेशनल्स को लेके आए या उनको डेवलप करें तो हमारा बहुत अच्छा होगा। तो हमें बहुत
ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है आज के वक्त में, और ये एक सीख है कि हमारे को चाहिए हम अपने ऐसे प्रोफेशन, जैसे कि पब्लिक हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनको पब्लिक हेल्थ का एक एक्सपर्ट उसको डील करे, ना कि कार्डियोलॉजिस्ट डील करे, ना कि वो न्यूरोसर्जन डील करे या सर्जन डील करे. अनफॉर्चुनेटली मिसफिट people are dealing with system. That is why this crisis is there. ये नहीं कि हम हमारे पास में सारी चीजें हैं लेकिन गलत तरीके से जब यूज होती है तो क्राइसिस आता है. नहीं, आपने शायद ये बहुत बड़ी बात कही है कि अगर प्रोफेशनल्स वहां पर हों, वहां काम करें तो शायद वो चीजों को समझ सकते हैं और डेली बेसिस को चीजों को भी देख सकते हैं. एक कार्डियोलॉजिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट कितनी चीजों में कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होगा और एक पेटी मैटर्स में छोटी छोटी चीजों में फंस जाता है, कागज, पेन, मोमबत्ती, अगरबत्ती, गैस वगैरह वगैरह. ये सचमुच बहुत मुश्किल काम है. तो आपको क्या लगता है, हम एक आम आदमी क्या उससे सबक ले, कैसे करे, और जो सिस्टम है वो कैसे और आगे बढ़ के प्रोएक्टिव होके काम करे? सिस्टम के लिए तो ये है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही सीरियस है इसके बारे में कि हम इसको कैसे इम्प्रूव करें. उन्होंने कई सारे प्लान्स रोल्ड आउट भी किए और कोशिश कर रहे हैं वो. जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन के को लेकर ही उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और एक तरीके से उन्होंने रोल्ड आउट किया. उसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है. अगर जो डिमांड है पूरे इंडिया में उसको किसी भी तरह से पूरी करें तो एक गुड विल क्रिएट होती है. तो लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि हमारे हेल्थ को जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं है. उसको अब एक दोबारा से देखने की जरूरत है कि सदियों से, या कहना चाहिए पिछले 70 साल से बार बार हर कमेटी ये बोल रही है कि हमारे को हेल्थ में अपना जीडीपी का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाओ, उसको इम्प्रूव करो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो, हम बहुत अच्छे रिसोर्सेज को क्रिएट करें. ये जरूरत है. ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को भी जरूरत है. आपको कुछ ऐसे स्टेट मिलेंगे जहां पर जो बेड की संख्या है वो सिर्फ 0.5 एवरेज है हमारी, 0.5 पर 1000 पॉपुलेशन, जबकि ये 3 होनी चाहिए. WHO के हिसाब से 3 बेड पर 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए. लेकिन हमारे कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर 0.3 या 0.01% बेड की संख्या है. तो ये देखिए कि कितना डिफरेंस है. और कहीं कहीं पर अच्छी संख्या है. लेकिन मजे की बात यह है कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर यह संख्या 3 से ज्यादा हो या 5 से ज्यादा हो. तो ये कहना चाहिए कि हमारी जो बेड की प्रोपोर्शन है, या कहना चाहिए आईसीयू बेड की जो अवेलेबिलिटी है, उसको अगर हम देखें तो बहुत कुछ करने की जरूरत है, तरीके से करने की जरूरत है, प्रोफेशनल वे से करने की जरूरत है. तो मुझे लगता है कि हम नेशनल लेवल पे अच्छा कर पाएंगे. और कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है. हमारे सारे जो प्रोफेशनल है वो पूरे वर्ल्ड में अच्छे अच्छे जगह पर जाके अच्छा काम कर रहे हैं. तो क्या इंडिया में नहीं करेंगे? तो इंडिया में रोकने के लिए उनके लिए आप कीजिए ना, आप उनकी मेरिट्स को सल्यूट कीजिए ना. आप ऐसा तो ना करें कि आप बिना मेरिट के, बिना सीनियरिटी के, बिना उसके आप उन लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर वो चीज़ें कम हो तो अच्छा होगा. कुछ मेरिट को वैल्यू दें तो शायद यहाँ पर अच्छा होगा. रही बात लोगों की, तो लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो प्रोफेशनल लोगों से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है आप उस पर थोड़ा ध्यान दें, आप धैर्य रखें. आपको अपने देश पर विश्वास होना चाहिए, अपने सिस्टम पे विश्वास होना चाहिए. ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सिस्टम से बिल्कुल उखड़ गए और इसीलिए मारामारी कर रहे हैं. आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर मिलेगी. लेकिन अगर आप 2 अपने घर में छुपा के रख लेंगे तो पड़ोसी को डेफिनेटली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. तो कहने का मतलब ये है कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो आज की जरूरत है. आपको हेल्प करने की आज जरूरत है, क्योंकि ये पैनिक या पेंडेमिक है, या कहना चाहिए डिजास्टर है जिसमें हमें हेल्प की भावना होनी है, ना कि अपने आप को बचा के रख लो या रिसोर्स को पूरा डाइवर्ट कर दो. तो ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है. एक वैक्सीन को लेकर के भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं. अभी 45 का लगने का सिलसिला हुआ है कि अब 18 वालों को भी लगने वाली है ये. तो
कैसे मतलब एक तो पहले रुचि लोग लें और लोगों को, क्योंकि अभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लाख में एक आदमी को कहीं हो गया, 2 आदमी को हो गया जिसको वैक्सीन लगी थी, उसकी मान लीजिए किसी कारण से बीमार हो गया या अंतिम स्थिति में पहुंच गया, तो लोग मतलब वैक्सीन के लिए 100% कैसे जाएं, समझें, ये कैसे समझना होगा? वैक्सीन एक ऐसा टूल है पूरे वर्ल्ड के अंदर वेल नोन। आप अगर इजराइल का एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने 2/3 पॉपुलेशन को लगा दिया और 2/3 पॉपुलेशन को लगाने के बाद में वहां पर कोविड की प्रॉब्लम ना के बराबर है। उसी तरह से आप ऐसे बहुत सारे कंट्री देखेंगे जहां पर उन्होंने पॉपुलेशन कवर की। हमारी अभी 10% पॉपुलेशन कवर नहीं हुई, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो उनको सबको लगाना एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन ये मान लीजिए कि ये एक ऐसा टूल है पब्लिक हेल्थ का जिसने वंडर्स किए। हमारे बच्चों के अंदर जितने भी जो बड़ी बड़ी बीमारियां थी वो सारी की सारी कम हो गई। हमको ऑलरेडी पता है कि हम जो स्मॉल पॉक्स है, चेचक है, या वो काली खांसी है, गलगोटू है, या फिर कहना चाहिए एक पोलियो है, ये हम इनको बिल्कुल खत्म कर पाए, वो वैक्सीन की वजह से हुआ। तो वैक्सीन में विश्वास करें, वैक्सीन को ये ना देखें कि, पर वैक्सीन का एक अपनी लिमिटेशंस है। उसको जब हम लगाते हैं तो एक टाइम चाहिए होता है जब हमारे बॉडी के अंदर उसकी एंटीबॉडीज बनती है और हम उस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। तो वो 15 दिन से 1 महीना चाहिए उसको डेवलप होने में। उस दौरान अगर आप कोई इन्फेक्शन हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपकी बॉडी इस वक्त में कहना चाहिए कि वो 2 चीज़ों से लड़ रही होती है। एक तो हमारा इन्वायरमेंट में इतना इन्फेक्शन है और दूसरा हम वैक्सीन लगवाते हैं। तो वैक्सीन अभी तक ये प्रूव हुआ है, जो भी हमारे टेस्ट हुए हैं या फिर ट्रायल्स हुए हैं या एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाए हैं उनको सीरियस डिजीज नहीं होगी या उनको डेथ नहीं होगी, है ना। मोर्टलिटी में काफ़ी इजाफा करती है। तो कम से कम इतना तो बेनिफिट होता है। अगर उसमें इतना बेनिफिट होता है कि लोग उससे मरे नहीं बीमारी से, कोरोना से, तो और उससे अच्छा क्या चाहिए। तो डेफिनेटली 99% तो लोग माइल्ड इन्फेक्शन होगा और 1% बचे। 1% अगर हमारे बच जाए वैक्सीन से तो हम तो अच्छे फायदे में ही रहे ना। तो इसलिए मेरे को सभी से ये गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, अपना जो कोटा है उसको जल्दी से पूरा करें। और मुझे लगता है कि इसमें सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी अब अपने तरीके से आ रही हैं सामने, जो कह रही है कि हम अपने पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा पहल है गवर्नमेंट की। निश्चित रूप से वो अच्छी पहल है और उसको उस पर काम भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और लोगों को भी करना चाहिए। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आपने कई भ्रांतियों को दूर किया और लोगों को कहा कि आप परेशान नहीं हो। हम अपनी तरफ से तो आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं, जनता को शुभकामनाएं दे सकते हैं कि आप लोग घबराएं नहीं। और हालात हैं ऐसे, लड़ना तो आपको ही पड़ेगा और लड़ेंगे भी आप और जीतेंगे भी आप। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।